रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन करवाया गया। एक मरतबा फिर जाली इलेक्शन था। इस इलेक्शन की औकात कोई नहीं है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। लगभग बाइकआउट वाली सिचुएशन है क्योंकि 10% के करीब या इसके आसपास लोग निकले हैं, और जहाँ निकले हैं वहाँ पर इतने निकले हैं, और कई जगहों पर तो ऐसे बताया जा रहा है कि लोग बाहर आए ही नहीं। लोगों ने ना बात की, ना बात सुनी, ना किसी ने वोट डाला और ना कोई वोट डालने के लिए निकला। दूसरी तरफ जो एहतजाज हो रहा है वो तो जारी है। कोशिश की जा रही है कि आज का दिन मैनेज किया जाए कुछ भी करके, और दूसरे मरले के इंतखाब के भी नताइज का ऐलान किया जाए, फिर तीसरा मरला किसी तरह निपटा के और फिर एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जो कठपुतली हुकूमत हो, जो सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर चले। कोई एक कर्नल या कोई एक मेजर कोई भी एक हुक्म लेकर आ जाए तो फौरी तौर पे उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लुब्बे लुबाब ये है इस इलेक्शन का, लेकिन कश्मीरियों ने इसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने वहाँ आज़ाद कश्मीर से जो सोर्सेज हैं उनसे इकट्ठी की अभी थोड़ी देर पहले तक। तो कहीं पे 7 वोट पड़ते हैं, कहीं पे 6 वोट पड़ते हैं, कहीं पे वोट ही नहीं पड़ते। एक पोलिंग स्टेशन के मैं विजुअल्स देख रहा था, वहाँ जो पोलिंग करवाने के लिए अमला आया हुआ था वो बेंचों के ऊपर लेट के सो रहा था। एक बंदे ने कमीज उतारी थी, बनियान में ही सो रहा था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि वो इतने वेले हैं कि आज वोट डालने ही कोई नहीं आया। सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, वोट डालने लोग आए नहीं, अमला अंदर सो रहा है पंखे चला के मज़े से आज़ाद कश्मीर में। तो ये सूरत हाल क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब नादरीन, नून लीग ने इस मरतबा एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी और अक्लमंदी वाली की कि उन्होंने मैनेज किया कि अपने कुछ विजुअल्स बना सकें सुबह के वक्त। मैंने आपको बताया था पिछली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन नून लीग ने वो ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन इस मरतबा इन्होंने ये अच्छा किया कि सुबह के वक्त अपने कारकुनों को इकट्ठा करके कैंप के अंदर बिठा के खड़ा करके थोड़े से विजुअल बना के मीडिया को दे दिए कि आप ये विजुअल्स चलाएँ ताकि ये तासुर जाए कि आज़ाद कश्मीर में लोग निकल कर वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि 7 घंटे पोलिंग को हो गए। वो 2 रिपोर्टर एक ही जगह पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम सारे हल्के फिरते रहे, हमने जा के देखा, पता किया, वहाँ पे पहला वोटर भी नहीं पहुँचा 6-7 घंटों के अंदर। अच्छा, जो महाजरीन वाली नशिस्तों के ऊपर ये इलेक्शन करवा रहे हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। कहीं पर कोई एक औरत आई है वोट डालने के लिए सारा दिन में, कहीं पर 4 वोट डले, कहीं पर 1 वोट डाला, कहीं पर डले ही नहीं। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया जहां पे 17 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार 17 हैं और वोट एक भी नहीं पड़ा। ये इस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन आप ले जाएंगे यूएन के अंदर के, आप कहेंगे हमने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवा दिया, और वो आपको कहेंगे ये बड़ी अच्छी बात है आपने इलेक्शन करवा दिया आज़ाद कश्मीर में। ये इलेक्शन आप यूरोपीय यूनियन में ले जाएंगे, आलमी सतह पर ले जाएंगे। इस इलेक्शन की बुनियाद पर आप ये क्लेम करेंगे कि भारत बहुत जुल्म करता है मकबूजा कश्मीर में और हमने आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया। इन इलेक्शंस को सबने मुस्तरद कर दिया। जो सरदार अमान कश्मीरी का एक स्टेटमेंट, अच्छा रिजल्ट जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही जितवाना है इन्होंने, उन्हीं को सीटें आपस में बांट देनी है। जो ज़्यादा अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिगेडियर फाइक नामी ऑफिसर वहाँ पे तैनात है आज़ाद कश्मीर में बतौर सेक्टर कमांडर ISI, ये नवाज शरीफ से बहुत इश्क करता है, बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ की फैमिली के अंदर कई लोग उनसे इतना इश्क और इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क और प्यार है। और इसका इजहार उसने मेरे सामने तब किया जब मैं ISI की कैद में था, और जिन अल्फाज में किया वो मैं किसी दिन बताऊंगा, बड़े मौके के ऊपर बड़ा चौका लगाएंगे, आपको बताएंगे क्या किया था। लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को बहुत इश्क है नवाज शरीफ से। मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ को मायूस करेगा वहाँ मुजफ्फराबाद वाले डिवीजन के इलेक्शन में, ऐसा नहीं वो करेगा। अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट में मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब 2 ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका ये है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी हो सकता है कि हम आधे लोग मर जाएं, लेकिन आधे लोग तो पहुंच जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे तो बचेंगे हुक्मरान भी नहीं। ये बात सरदार अमान कश्मीरी ने कहा। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि आप री इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें,
लोग अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें, अपनी हुकूमत खुद बनाएं, फेयर इलेक्शन हो ना आज़ाद कश्मीर में। तो इसका मतलब यह है कि पहली मरतबा ड्यूरिंग इलेक्शन ही ये मुतालबा सामने आ गया कि री इलेक्शन करवाया जाए और फेयर गेम की जाए आज़ाद कश्मीर में, सबको मौका दिया जाए, जिसको लोग वोट डालें उसकी हुकूमत बन जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये बात आज सरदार अमान कश्मीरी ने उस वक्त कही जब इलेक्शन का मिड आया हुआ है। एक मरहला हो गया, एक मरहला बाकी है और बीच वाला मरहला चल रहा है। तो इलेक्शन के बिल्कुल मिड में उन्होंने ये बात की कि री इलेक्शन करवाओ। और आप मेरी बात लिख कर रखें, आज़ाद कश्मीर में जब तक री इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। उल्टा लटक जाए, सीधा लटक जाए, जो मर्जी करें, जितना मर्जी जोर लगाएं, आज़ाद कश्मीर में री इलेक्शन इन्हें करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम आधे मर जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? कश्मीरी जो है ना, ये भागते भूगते नहीं है, इन्हें गोलियां मारती है फौज, ये वापस अपने घर में जाके छुप नहीं जाते। इन्हें गोलियां मारते हैं, इनको शहीद किया जाता है, रेंजर्स वाले मारते हैं, तो ये दोबारा निकल के आ जाते हैं। ये अपने जख्मियों को अस्पतालों में छोड़ के आते हैं, अपने शहीदों को दफना के आते हैं, फिर आके वहीं खड़े हो जाते हैं। और जब घुमसान की लड़ाई चल रही होती है ना, गोलियां चल रही हैं, वहां पे लड़ाई क्या है, वो हमला ही हो रहा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन। जब बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन भी होता है, उस वक्त भी इनके नौजवान आवाजें लगा रहे होते हैं। मैंने वीडियोस देखी है कि नसिया जना कि भागना नहीं है आपने, यहां से आपने यहां रुकना है, यहां से जाना नहीं है आपने। नौजवान इस तरह आवाजें लगा रहे होते हैं। तो कश्मीरियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ी मजबूती दिखाई है। बहरहाल इस दफा नून लीग ने थोड़ा बहुत विजुअल्स बनाए, लेकिन टर्नआउट जो है वो 10% भी नहीं बताया जा रहा है, 10% के आसपास है। शाम तक ये टर्नआउट आप देखेंगे 50% से भी ऊपर चला जाएगा और जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी के बयानात ने एक मुसीबत अजीब सी डाली हुई है। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये मोहसिन नकवी ने कहा। मेरी नज़र में ये स्टेटमेंट ही गलत है कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से ताल्लुकात जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये निज़ाम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ अमेरिका से ताल्लुकात बनाना बंद नहीं करते। किसी आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का, किसी सरकारी मुलाजिम का कोई हक नहीं है कि वो जाए और जाके एक दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाए। ताल्लुकात हमेशा दो मुल्कों में बनते हैं। जो अफराद के ताल्लुकात होते हैं वो अफराद के मरने के बाद या उनके इस दुनिया से जाने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद या उनके हुकूमत से निकलने के बाद वो ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। अमेरिका के साथ रियासत पाकिस्तान को डील करना है, अपने फॉरेन ऑफिस के जरिए से डील करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अमेरिका के साथ डील करना है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करना है। फील्ड मार्शल के ताल्लुकात का हमेशा हमें नुकसान हुआ। एक ये तो एतराफ़ किया मोहसिन नकवी ने कि फील्ड मार्शल ने अमेरिका से अपने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। और याद रखिएगा, जब भी किसी जर्नैल ने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, पाकिस्तान ने उसकी कीमत चुकाई है। अयूब खान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में जमहूरियत की मंजीर ठोक दी थी उस आदमी ने। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना को उसने गद्दार करार दे दिया था। बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के सारे जमहूरी कल्चर का। याया खान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तानी दो टुकड़े कर दिया इन्होंने। फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो ज़िया-उल-हक के ताल्लुकात थे वो किसी के भी नहीं थे। अमेरिकन पाउंड होके पीते थे ज़िया-उल-हक के, और ज़िया-उल-हक के दिए हुए तोहफे पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। क्लाशनकोफ हो गई, मनशियात हो गई, जहाद हो गया, जंग हो गई, आग लगी हुई है, वो सारा तब से हमारे पीछे है। एक जनरल मुशर्रफ, अमेरिका उससे बहुत खुश था। वो अमेरिकन लड़ाई लड़ रहा था सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के। अमेरिका उससे भी बड़ा राजी था। और पाकिस्तान की जब कभी किसी जर्नैल के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बने हैं ना, उसका नुकसान हमेशा पाकिस्तान को हुआ है। आज ये फील्ड मार्शल ने अमेरिका के साथ जाती ताल्लुकात बना लिए ना, पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। हमारी फौज जो है वो यमन के बॉर्डर पर खड़ी है, ये दावा सामने आ गया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये यमन के जो ईरान के अंदर सफ़ीर है, उन्होंने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान में कुछ लोगों को, जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम लिया जा रहा था। बताया यह गया है कि पाकिस्तानी फौजी यमन के खिलाफ सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ रहे हैं या लड़ने के लिए भिजवा दिए गए हैं और तैयारियां पूरी हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कि कौम को नहीं पता कि आपकी फौज कहां लड़ रही है, किसके साथ लड़ रही है।
कौम को ये भी नहीं पता कि आपने सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा किया, कतर के साथ क्या मुआहदा किया, आप किस मुल्क के साथ क्या बात करने जा रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस, जिसे बोर्ड ऑफ नेतन्याहू भी कहते हैं, उस बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, कौम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो अगर पाकिस्तान का निज़ाम आपने ठीक करना है तो उसका आसान तरीका यह है कि फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें और अमेरिका के साथ वो अपने ताल्लुकात ना रखें। लेट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और जो पाकिस्तान की स्टेट है वो ये फैसला करे कि उन्होंने क्या करना है। फील्ड मार्शल स्टेट नहीं है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, तो वो इन चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब मामला अपने हाथ में उन्होंने लेने का फैसला किया है। देखिए मियाँ नवाज शरीफ मामला क्या अपने हाथ में ले सकते हैं, हमने कई दफ़ा इस बारे में उम्मीद भी जाहिर की। हमें लगा कि शायद नवाज शरीफ मामला अपने हाथ में ले लें, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मामला कता करें, वो ये सोचें कि यार इस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, तो सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब जब मामला हाथ में लेने का मौका आया, नवाज शरीफ ने हाथ में बुरश पकड़ लिया। तो वो हाथ में मामलात नहीं लेते मियाँ साहब, मियाँ साहब हाथ में बुरश लेते हैं और फिर दूसरे हाथ में पॉलिश लेते हैं और फिर चमकाई शुरू कर देते हैं बूटों की। मियाँ साहब ने मामला संभालने की बजाय हमेशा बूट संभाला है। अभी तक का जो मंजरनामा हम देख रहे हैं उसमें तो यही हुआ। मियाँ साहब ने मामलात को कंट्रोल करने की बजाय पॉलिश को कंट्रोल किया है। मियाँ साहब मामलात हाथ में नहीं लेते, बुरश हाथ में लेते हैं, जो हमने देखा और जो हमें समझ आई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें मियाँ नवाज शरीफ से ये उम्मीद करते रहना चाहिए कि शायद किसी दिन मियाँ साहब के अंदर से कोई इनकलाबी जाग जाए, शायद किसी दिन उन्हें होश आ जाए। और मैं बताऊँ नवाज शरीफ को अब होश कब आएगी, जब एस्टेब्लिशमेंट की पूरी तरह मंजी ठुक के बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब बेड़ा ही गर्क हो जाएगा ना एस्टेब्लिशमेंट का, तब मियाँ साहब कहेंगे ठीक है इस लड़ाई में मैं भी हिस्सा बनता हूँ। क्योंकि जब तक मियाँ साहब को यह लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट में ताकत बाकी है और ये मुझे और मेरी बेटी को और मेरे भाई को जेलों में भी डाल सकते हैं, इक़्तिदार से भी निकाल सकते हैं, हमारी करप्शन भी पकड़ सकते हैं, तो तब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किसी किस्म का मामला हाथ में नहीं पकड़ना। मियाँ साहब ने तब तक मुझे लगता है कि बुरश ही हाथ में पकड़ना है। फिलहाल जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। और ये जो नून लीग के हमारे सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, दानिश्वर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मियाँ साहब के गुब्बारे में हवा भरते रहा करें, कोशिश करते रहा करें मियाँ साहब को जगाने की, मियाँ साहब को उठाने की, मियाँ साहब को जोश दिलाने की। तो आप कोशिश जारी रखें, हो सकता है मियाँ साहब खड़े हो जाएं। उधर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने तो खड़े होकर दिखाया, शायद मियाँ साहब किसी दिन खड़े हो जाए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ की ड्यूटी लगाइए। ख्वाजा आसिफ ने अब वो स्टेटमेंट देना शुरू किए जिन स्टेटमेंट से ख्वाजा आसिफ साहब को फायदा होगा। मैं बताता हूँ कैसे फायदा होगा, ये बड़ी बारीक वारदात है। ख्वाजा आसिफ जो है ना वो बहुत घाघ सियासतदान है। ख्वाजा आसिफ की वजारत जा रही थी, ये खबरें हमें कुछ अरसा पहले मिलना शुरू हो गई थी और ये सोशल मीडिया पे आ भी गया था। फिर जब ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा वाला बुरश पकड़ा ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बूट पॉलिश करने के लिए, तो हमें अंदाजा हुआ कि वाकई इनकी वजारत खतरे में है। ये हर थोड़े दिन के बाद ख्वाजा आसिफ साहब तारीफ करते थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। और साबिर शाकिर भाई, मैं और दो चार और दोस्त हैं, मोहित पीरजादा, हम सारे ये कहते थे जो पाकिस्तान से बाहर हैं कि ख्वाजा साहब अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चलाक है। तो ख्वाजा साहब ने अपनी नौकरी ली भी ऐसे ही है ना। एक दफ़ा जनरल बाजवा की मिन्नतें की, उनके ससुर के जाके पास बैठ गए, वो खुद बताया उन्होंने कि मैंने कैसे अपनी वजारत ली, वो एमएनएशिप। फिर इस दफ़ा उन्होंने कैसे ली वो सारी दुनिया ही जानती है। वो हार गए थे उस्मान डार की वालदा से, रेहाना डार साहिबा से। तो ख्वाजा आसिफ बहुत घाघ आदमी, बहुत तेज़ आदमी। ख्वाजा आसिफ की वजारत जा रही थी। अब ये ख्वाजा आसिफ को मौका मिल गया कि आसिम मुनीर का खास आदमी है मोहसिन नकवी। तो अगर मैं मोहसिन नकवी पे तनकीद करूंगा तो फिर आसिम मुनीर के लिए मुश्किल होगा मुझे वजारत से निकालना, क्योंकि अगर आसिम मुनीर ने मुझे वजारत से निकाल दिया तो रोला यह पड़ जाएगा कि मोहसिन नकवी के चक्कर में, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की थी मोहसिन नकवी पे और जवाब दिया था मोहसिन नकवी को, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने ख्वाजा आसिफ को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि ख्वाजा आसिफ कागजों में आसिम मुनीर का बॉस है, लेकिन वो बॉस आसिम मुनीर ही है। ख्वाजा आसिफ तो बेचारा ट्रैफिक में फंसा होता है। जब आसिम मुनीर साहब गुजर रहे होते हैं सड़क के ऊपर से, या कोई छोटा मोटा भी गुजर रहा होता है फौजी, तो ख्वाजा आसिफ तो बेचारे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उनकी औकात ही कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कागजों में वो बॉस हैं, वज़ीर दिफा है। तो अब ख्वाजा आसिफ को अपनी नौकरी बचानी थी, नौकरी बचती हुई नजर नहीं आ रही थी। ये उन्हें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अगर पै जाओ मोहसिन नकवी, वो पीसीबी के बारे में पूछ रहे हैं। एक दिन पहले तक पीसीबी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप आ रहा है, इन्होंने पीसीबी से नहीं पूछा। T20 में दुर्गत बन गई, इन्होंने पीसीबी से नहीं पूछा। पाकिस्तान की सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने पीसीबी से नहीं पूछा।
जब इंडिया से पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा था तो यही ख्वाजा आसिफ पीसीबी की तारीफें कर रहा था और हारिस रऊफ को कह रहा था कि चुक के रख कम, चढ़ के रह ना थे, क्योंकि वो जहाज गिराने वाली एक्टिंग कर रहा था। ग्राउंड में उसका काम बॉलिंग करना है, वो जहाज गिरा रहा था। तो वो कह रहे थे जी अब इंडिया के लिए यही काफी है, मैच चाहे हम हार जाएं या जीत जाएं। तो ख्वाजा आसिफ ने जो पहले तो पीसीबी के बारे में ऐसे बात नहीं की, लेकिन अब पीसीबी का भी हिसाब किताब मांग रहा है। अब जो बेज़ाब्तियां हुई वजारत दाखिला में उनका भी हिसाब किताब मांग रहा है, और जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराना था ख्वाजा साहब, उसका भी हिसाब किताब जो है वो मांगना शुरू। तो ये वो उन्होंने क्यों किया? ख्वाजा आसिफ, मैंने कहा ना, बहुत घाघ आदमी है। इनका ये तरीका वारदात है कि अब मैं उंगली कटा के शहीद बन जाऊंगा, यानी मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे निकाला तो जा रहा है तो मैं फील्ड मार्शल के खास आदमी के खिलाफ बोलता हूं ताकि उनके खाते पड़ जाए, और फील्ड मार्शल के लिए इखलाकी तौर पे मुश्किल हो जाए मुझे निकालना। तो ख्वाजा साहब इखलाक इधर कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी सियासत अच्छी कर गए हैं और ये सियासत आपको समझ भी आती है और आप इसके माहिर भी हैं। अब आ जाए नादरीन, एक और चीज, अलीमा खानम, वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग निकलते हैं जहां वो जाती हैं। उन्होंने साबित किया हज़ारा डिवीजन में, बालाकंड डिवीजन में, पेशावर वाली साइड पे, फिर उसके बाद अब वो उस एरिया में गई हैं जहां दहशतगर्दी है। करक में दहशतगर्दी है, बनू में दहशतगर्दी है, खुशहालगढ़ वाला जो धरना चल रहा है वहां पे भी वो गई, वहां पे भी दहशतगर्दी है। अब जिस पूरी पट्टी में अलीमा खानम वहां पे निकली हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उस पूरी पट्टी के अंदर बड़े पैमाने पे लोग बाहर आ रहे हैं। मैं करक के मनाजिर देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल आए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले वहां पे। ऐसा लगता था पूरा शहर उमड़ आया। उससे पहले हमने इसी तरह के मनाजिर जो हैं वो बाड़ा में भी देखे, हमने कोहाट के अंदर इससे मिलते जुलते मनाजिर देखे। ये वो एरियाज हैं जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, और यहां वो अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान खतरे में डाल के वो निकली हैं। और दहशतगर्दी वाले इलाकों में अवाम का इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ जाना, वो इस बात का सबूत है कि आज भी लोग इमरान खान से उम्मीद बांध के बैठे हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान ही उनके मसाइल हल कर सकता है, खास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से और जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनके हवाले से। तो ये अलीमा खानम, उनकी बाकी बहनें, वो अपना जोर लगा रही हैं, वो अपनी कोशिश कर रही हैं। अब एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में, फर्ज करें अगर एक लड़ाई हो जाती है या पॉलिटिकल पार्टीज में और एस्टेब्लिशमेंट में एक खींचातानी शुरू हो जाती है और आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक नया निजाम लाने की कोशिश करेंगे, ये सब होता है, तो पाकिस्तानियों को कहां खड़े होना चाहिए? सादी सी बात है ना, पाकिस्तानियों को कभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के झांसे में नहीं आना चाहिए, इनके साथ नहीं खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बुरा सियासतदान भी जब कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लड़े तो सियासतदान का साथ दो। मैंने तो इस सारी लड़ाई में यह सीखा है, क्योंकि सियासतदान के पास इस बात का एनओसी और इजाजत है कि वो सियासत कर सकता है, वो वोट मांग सकता है, वो इलेक्शन में जा सकता है, वो अच्छी या बुरी बात कर सकता है, पब्लिक के सामने अपनी ओपिनियन रख सकता है और उसका एहतसाब पब्लिक कर सकती है। जबकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई जर्नैल जो है वो सरकारी मुलाजिम है, वो तनख्वाहदार मुलाजिम है, उसका कोई हक नहीं है कि वो पॉलिसी मैटर्स पे बात करे या किसी पे तनकीद करे। तो अगर ये कभी लड़ाई हो भी, अव्वल तो ये होनी नहीं है, मुझे लगता है सुलह सफाई हो जाएगी। मियाँ साहब बड़े सियाणे, उन्हें पता है ये 4-5 बंदे मिलकर बैठे हैं घर के और इन्होंने इसके ऊपर सोचा है कि मोहसिन नकवी को जवाब देना या नहीं देना, तो ये तो इनकी औकात रहेगी और उनको इस बात का आइडिया है। तो अब वो तो बोलते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इनकलाब निकला हुआ। तो मैं पाकिस्तानियों को एक बात समझाऊं कि अव्वल तो ये लड़ाई नहीं होनी, लेकिन अगर ये लड़ाई होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, आप एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी हैं, तो आपको हमेशा पॉलिटिकल साइड पे खड़े होना चाहिए। जो गलत लोग हैं उनको गलत कहें। नवाज शरीफ की गलतियां सारी कौम के सामने हैं, पीपल्स पार्टी की गलतियां सारी कौम के सामने हैं, सब लोग गलती करते हैं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी जगह पे किसी के साथ भी झगड़ा करे तो आप समझें कि एस्टेब्लिशमेंट ही गलत है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ वो इन्होंने ही किया है। लेकिन ये होना नहीं है, मुझे पता है ना, इन सारों को एक साथ अवाम को फेस करना पड़ेगा। अवाम एक दिन निकलेगी